आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने मॉक 8 टेस्ट लिया था उसके अंदर जो आप लोगों ने सॉल्यूशन दिए हैं, जो आप लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दी उसके ऊपर थोड़ा चेक करेंगे और साथ ही साथ उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो लगभग 53 स्टूडेंट्स ने इसको पार्टिसिपेट करा था, हालांकि मैंने इसको ओपन रखा हुआ है और अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ही कह रहे थे कि सर हम चाहते हैं कि पुराने मॉक टेस्ट हम चेक कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने पुराने वाले ओपन करे हुए हैं। आप जाके उनको अवेल कर सकते हैं, जो भी हमारे सुपर प्राइम ग्रुप पे ये चीज़ अवेलेबल है। खैर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज 18.61 नंबर, 18 नंबर के आसपास था, इतना ही रहता है मैंने देखा यार पेपर्स में जो भी हम डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन जो टॉपर है विवेक मौर्य टॉपर रहे हैं हर बार की तरह, कई बार ये टॉप कर चुके हैं। नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर ये पूछा गया था कि डी आयोनाइजेशन जो होता है मीडियम का, ठीक है, इन करंट जीरो मेथड के अंदर, वो करंट जीरो मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, वो इनमें से कौन से मेथड से अचीव नहीं किया जा सकता। अभी क्या हुआ, एक रिसेंटली मैं देख रहा था एसएससी जेई की, आप लोग का पेपर हुआ होगा एसएससी जेई का जो मेंस का पेपर था, मैंने देखा उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे। दो तीन तो मैंने जो मैंने एक नज़र मारी, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, पर दो तीन क्वेश्चन मैंने देखे जिनके अंदर नॉट, इनमें से कौन सा आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट इस टाइप का स्टेटमेंट था, या इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट। समझ में आ रही बात ये। तो जनरली हम लोग की क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की कि जब भी हम देखते हैं स्टेटमेंट दे रखा है और लिखा होता है नॉट करेक्ट, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, नॉट के ऊपर से ध्यान हटा देते हैं और करेक्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे ही मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा पढ़ने में है वो, उसका मैं पेपर देख रहा था, उसने उसको आंसर पता था कि ये आंसर होता है, लेकिन उसने क्या करा, नॉट करेक्ट की जगह केवल करेक्ट देख लिया, मतलब करेक्ट के ऊपर उसका माइंड शिफ्ट हो गया और उसने क्या करा, अच्छा ये तीन क्वालिटीज़ होती हैं, तो जो गलत आंसर था उसको उसने लगा दिया, टिक कर दिया। समझ में आ रही बात ये। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जिसमें नॉट दिख जाए, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, तो वहाँ पर बहुत ध्यान से करना है। आता हुआ क्वेश्चन होता है, वहाँ पे बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की टेस्टिंग की जाती है। तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो वहाँ पर टेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपको बड़े ध्यान से जब भी ऐसा दिखे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट या नॉट अचीव्ड, जैसे यहाँ पे पेपर में आया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है नॉट अचीव्ड, तो ये जो नॉट अचीव्ड वाला पूछा गया है इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, सही है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो डी आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जैसे हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे तो आर्किंग होगी। अब आर्किंग जो होती है उसके अंदर आयोनाइजेशन का प्रोसेस की वजह से आर्किंग होती है ना। इस प्रोसेस को अगर हमें आयोनाइजेशन के प्रोसेस को ख़त्म करना है और आर को एक्सटिंग्विश करना है, तो उसके लिए इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप याद रखना, डी आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ जो आयंस हैं, इन आयंस को अगर हम खा जाएं, ख़त्म कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन आयनाइज आयंस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इनकी एनर्जी कम कर लो, तो कूलिंग करके काम कर सकते हैं, ठीक है, हम कूलिंग करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हो। लेंथ बढ़ाने से क्या होगा कि थक जाएंगे जो आयंस जा रहे हैं, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आयंस का इस पूरे पाथ का आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो ये हो गया, ये कर सकते हो। तीसरा मेथड होता है यहाँ पर ब्लास्ट इफेक्ट। ब्लास्ट इफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग नीचे से बहुत ही हाई प्रेशर्ड एयर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिससे ये मतलब ये जो आयंस होते हैं ये बाहर की तरफ इनको पुश करा जाता है, ठीक है। तो हाई फोर्सेस से हम लोग हाई प्रेशर्ड की गैस जो होती है उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं डी आयोनाइजेशन के लिए। और स्प्लिटिंग ऑफ द आर्क, ये मेथड का इस्तेमाल नहीं करा जाता। समझ में आ रही बात ये। तो इनमें से कौन सा मेथड हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं डी आयोनाइजेशन के लिए, तो आंसर है D1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत लगाया था, तो ध्यान से समझ लेना। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस लीस्ट आर्क एनर्जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा सबसे कम आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना, सर्किट ब्रेकर के अंदर दो चीज़ें लीस्ट है, एक तो लीस्ट आर्क की एनर्जी, लीस्ट आर्क एनर्जी किसकी होती है, यानी कि जो आर्किंग हो रही है उसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो उसका आंसर होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उनकी आर्क की एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट मेंटेनेंस एक और पूछा जाता है, मैं एग्जाम में देख रहा था क्वेश्चन आए हुए हैं, लीस्ट मेंटेनेंस पूछ लेते हैं कभी कभी कि सबसे कम मेंटेनेंस कौन मांगता है, तो SF6 सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस सबसे कम होती है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आपके काम आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं।
इसको मैंने देखा यार काफ़ी लोगों ने गलत करा था, मतलब 75% लोगों ने, मोर देन 75% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो एयर ब्लास्ट, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि 220 kV का सिस्टम है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, न्यूमेरिकल आया हुआ था कि एक 220 किलो वोल्ट का सिस्टम है, इंडक्टेंस जो दे रखा है और कैपेसिटेंस जो दे रखा है वो 25 मिली हेनरी एंड 0.025 माइक्रोफेरेड। द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टेक्ट विच विल गिव नो ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस, मतलब जिसकी वजह से ऑसिलेशंस डायरेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सिंपल सा हम जो यूज़ करते हैं वो कितना होता है 1/2 अंडर रूट में L/C, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। यहाँ पर क्या हो गया 1/2 इंटू एल कितना था भाई, एल है तुम्हारा 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई सी कितना है 0.025 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लोगे बहुत ही सिंपल आंसर था, 500 ओम का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, यानी कि C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसको बहुत सारे लोगों ने गलत करा था, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, काफ़ी लोग क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे क्वेश्चंस उठाऊँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके पूछे जाने के, तो इसको हल्के में ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने डाल दिया था, काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और जैसा एज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लोगों ने, मतलब 98% लोगों ने इसका आंसर सही बताया है। तो कौन सी इनमें से इक्वेशन पावर की सही है, तो सारी क्वेश्चन सही है, ये जस्ट एक स्कोरिंग मार्क्स के लिए डाल दिया था मैंने, D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि हाँ ठीक है, 17 इंच का पर्सनल कंप्यूटर है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। 150 वाट यूज़ करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 आवर में कितना यूज़ हो रहा है, 1 आवर में 150 वाट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेम कंप्यूटर 4 मिनट के लिए चले तो कितनी पावर लेंगे, सिंपल है, 1 आवर के लिए इतना हो रहा है, तो 60 मिनट के लिए कितना हो रहा है 150 वाट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट के लिए कितना हो रहा है, 1 मिनट में कितना कंज्यूम हो रहा है 150 डिवाइड बाई 60, इसको सॉल्व कर लो तो यानी कि 5/2 वाट की पावर यूज़ हो रही पर मिनट। तो हमसे पूछा कितना गया है, 4 मिनट के लिए पूछा गया है, तो 5/2 इंटू 4 कितना हो गया 10 वाट, ठीक है, 10 वाट हो गया। अब 10 वाट तो सिंपल सा आंसर आ गया, बट इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000, एक से कैंसिल 0.01 किलो वाट, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन, मैक्सिमम लोगों ने इसको सही करा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा गया 3 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं जो कि स्टार में कनेक्ट है और कंज्यूम कर रहे हैं 5000 वाट, ठीक है, स्टार में 5000 वाट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं डेल्टा में सेम सप्लाई, तो पावर कंज्यूम कितनी होती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन वाला, सॉरी स्टार से डेल्टा कन्वर्जन का। तो हमें पता है जब भी हम ऐसा करेंगे तो आपको याद रखना है पावर जो होगी, तो डेल्टा में जो पावर होती है वो इक्वल टू होती 3 टाइम्स पावर कंज्यूम इन द स्टार, यानी कि अगर स्टार कनेक्शन में वाट W पावर कंज्यूम हो रही है तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर 3 इंटू PY यानी कि 3 वाट पावर, अगर 1 वाट स्टार में हो रही है तो 3 वाट, उसकी 3 गुना पावर डेल्टा में कंज्यूम होगी। ऐसी ही अगर रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, ये हमारा स्टार है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो अगर मैं इसे डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो स्टार में होता है वो कितना होता है डेल्टा में, वो कितना होता है 3 गुना होता है रेजिस्टेंस ऑफ स्टार, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो P डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स P स्टार है, तो 5000 इंटू 3 यानी कि 15000 वाट, तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पर आधे लोगों ने इसको गलत लगाया था, चेक कर लेना इसको ध्यान से। क्लियर हो गया यहाँ पर। सो इट इज़ एन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 40 वाट का अगर बल्ब है और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है विद द रूम हीटर, ठीक है। तो भाई 40 वाट का बल्ब है और ये रूम हीटर के साथ हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड ये हीटर है। अगर हम 40 वाट के बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं 100 वाट के बल्ब से, तो हीटर का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हीटर के आउटपुट की बात की जा रही है, ठीक। अब देखो हीटर का आउटपुट जो होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट कितनी फ्लो कर रही है सिस्टम के अंदर। तो अगर हम मान के चलते हैं 40 वाट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 40 वाट का रेजिस्टेंस है, तो P इक्वल टू कितना होता है V² डिवाइड बाई R, ठीक है, यानी कि P पावर जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, बल्ब का रेजिस्टेंस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पावर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा है तो जो 40 वाट का बल्ब होगा 40 वाट का, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 100% ज़्यादा होगा कंपेयर टू द 100 वाट बल्ब, ठीक है। यहाँ ये कैसे निकाला मैंने, इस इक्वेशन से, ठीक है, क्योंकि अगर P इक्वल टू V² डिवाइड बाई R है
तो यहाँ पर जो पावर होगी वो कितनी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के। तो यानी कि आपको याद रखना है जितनी ज़्यादा रेटिंग का बल्ब है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब है, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है, ठीक है, तभी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है और क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है, समझ में आ रही सिस्टम में। तो 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, 100 वाट 40 वाट का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा बल्ब का। तो अब हमने 40 वाट का बल्ब को हमने रिप्लेस करा है 100 वाट से, यानी कि हमने क्या करा, रेजिस्टेंस को कम कर दिया। 100 वाट का बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम करोगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू राइज अप करेगी। भाई अगर कोई सर्किट है उसके अंदर नेट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट विल इंक्रीज। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ रही बात ही, D1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि अगर नेटवर्क के अंदर डैश नेटवर्क इफ द नेटवर्क हैज डैश बिटवीन टू नोड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज इंस्टीड ऑफ द नोडल एनालिसिस। तो जब भी हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं तो नोडल एनालिसिस का में कॉन्सेप्ट हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जब भी आपको याद होगा हम लोग मल्टीपल नोड बनाते हैं एंड देन क्या होता है यहाँ पर हम लोग V/R का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं सिंपली, ठीक है, I = V/R। ना अगर मान के चलते हैं दो नोड के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स है, तो ऐसे में R पिक्चर से गायब हो गया, तो हम लोग नॉर्मली जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये जो V/R करके हम नोड एनालिसिस करते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ एनालिसिस जिसको हम कहते हैं सुपर नोड। तो सुपर नोड का कॉन्सेप्ट या सुपर नोड की जो एनालिसिस है वो तभी इस्तेमाल करी जाती है जब दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स केवल लगाओ, सिंगल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ रही बात है, याद रखना। बहुत सारे लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगाए थे, ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि नोडल के अंदर हम लोग बेसिकली KCL के अंदर नोडल एनालिसिस करते हैं जब हम लोग करंट, ठीक है, करंट का इस्तेमाल करते हैं, करंट से हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो I की वैल्यू ज़रूरत पड़ती है। तो अगर करंट सोर्स डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी हो चलेगा, बस वोल्टेज सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ये आ गया देन वी नीड सुपर नोड एनालिसिस, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, यहाँ पर ये नोडल एनालिसिस से अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया था, बहुत ही सिंपल था और काफ़ी हद तक लोगों ने इसको सॉल्व भी सही से करा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर n नोड का नेटवर्क है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली कितनी इक्वेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो अगर n नोड का नेटवर्क है तो n-1 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो B1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि अगर DC वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एक DC वोल्टेज सोर्स है कनेक्टेड अक्रॉस RLC, ठीक है, एक हमने DC वोल्टेज सोर्स लिया R, L एंड C के अप्रॉक्स मैंने इसको लगा दिया। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो पूरा का पूरा DC वोल्टेज तुमने अप्लाई करा था VDC, वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आपको यहाँ पे मुझे बहुत हैरानी हुई कि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने इसका आंसर गलत टिक करा, ठीक है। अब समझो आंसर क्या होगा। आप एक बात समझो, जब भी हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस की, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस के अंदर हमने बताया है जब भी हम बहुत देर तक सर्किट को स्विच ऑन रहने देंगे तो इंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडक्टर जो होगा विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और जो कैपेसिटर होगा वो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। यानी कि अगर हम लोग काफ़ी टाइम बाद देखते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के बाद देखते हैं स्टेडी स्टेट में, तो क्या होगा, ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो गया, वो रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, इंडक्टर के अंदर जितनी एनर्जी होगी डाई आउट हो गई होगी, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और कैपेसिटर जो होगा वो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। इसको मैंने ट्रांजिएंट वाली एक सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, 3 पार्ट्स हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के, स्विचिंग ट्रांजिएंट, ये प्राइम ग्रुप पे पड़ी हुई है, जाके देखना मज़ा आ जाएगा, वहाँ पर मैंने ये चीज़ कवर करी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने VDC अप्लाई करा है और हमें जो टर्मिनल्स थे, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, तो अब ये जो पूरा का पूरा VDC है वो इस 2 टर्मिनल के अक्रॉस आ जाएगा VDC, सही है। तो यानी कि क्या हुआ, पूरा का पूरा जो DC वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप होगा, ड्रॉप एंटायरली अक्रॉस कैपेसिटर ओनली। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर A लगाया था या कई लोगों ने आंसर D लगाया था, ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका C के अप्रॉक्स, क्योंकि C ही तो ओपन हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भैया अगर एक इंडक्टर है जो कि इनिशियली करंट I0 कैरी कर रहा है, इस मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले थे स्विचिंग ट्रांजिएंट के, बिकॉज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको मैंने इसमें डाला हुआ है इस बार। तो अगर मान लेते हैं कोई इंडक्टर है जिसके अंदर इनिशियली I0 करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर से बिफोर स्विचिंग एक्शन, मतलब T = 0 नेगेटिव, तो एट द इंस्टेंट ऑफ 0 पॉजिटिव। अब पहले तो इसका मतलब समझो, देखो कभी भी अगर लिखा होता है T 0 नेगेटिव तो इसका मतलब होता है जस्ट बिफोर स्विचिंग, जस्ट बिफोर चेंजेस, जस्ट बिफोर चेंज, यानी कि जो भी हम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग स्विच करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑफ करना चाह रहे हैं, ठीक है,
क्लियर हो रहा है यहाँ पर। इनिशियली करंट आई नॉट बिफोर स्विचिंग। अब देखो इनिशियली इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई नॉट बिफोर स्विचिंग, मतलब नॉर्मली करंट आई नॉट फ्लो कर रही थी, और चेंज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कोई स्विच होगा, उस स्विच को ये ओपन करना चाह रहे हैं। तो T0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आफ्टर चेंज। जो भी तुम चेंज करना चाह रहे हो, स्विच क्लोज करना चाह रहे हो या स्विच ओपन करना चाह रहे हो, तो आफ्टर चेंज। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बारीकियां ये। तो 0 माइनस का मतलब हो गया जैसे चला आ रहा था उस समय की बात हो रही, जस्ट बिफोर द चेंज पहले समझ लो, और ये आफ्टर चेंज। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई इंडक्टर बहुत समय से कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, तो ये क्या होगा, स्टेडी स्टेट में ये क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट पे स्विच को ओपन करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही तुम स्विच को ओपन करोगे तो T0 पॉजिटिव पे, मतलब जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, ये इट विल एक्ट एज अ इंडक्टर विल एक्ट एज अ करंट सोर्स, और वही करंट की डायरेक्शन होगी जो पहले उसके अंदर फ्लो कर रही थी। सही है। वहीं पर अगर मान के चलते हैं कोई कैपेसिटर है जो बहुत समय से कनेक्टेड है सर्किट में, डीसी सर्किट में, तो उसके अप्रॉक्स कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। अगर आइडियली देखा जाए तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। अगर हम इसको देखते हैं 10 वोल्ट है तो पूरा पूरा 10 वोल्ट इसके अप्रॉक्स आ जाएगा, मतलब इट विल एक्ट एज एन स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह। तो अब देखो क्या होगा, यानी कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये जो कैपेसिटर है इसका इनिशियल वोल्टेज कितना था T0 माइनस पे, तो आप कहेंगे इसका इनिशियल वोल्टेज था 10 वोल्ट। सेम पूरा का पूरा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखा था। अब T0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। तो जब भी हम जस्ट आफ्टर द स्विचिंग की बात करेंगे तो कैपेसिटर अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखेगा, यानी कि 10 वोल्ट जो उसके अक्रॉस थे वो 10 के 10 वोल्ट सिस्टम के अंदर वो शो करेगा। तो वोल्टेज को कैसे शो करते हैं, वोल्टेज को शो करते हैं वोल्टेज सोर्स है, मतलब पोटेंशियल सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स लगा के। तो अगर इसकी प्लेट यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव थी तो इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है, 10 वोल्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडक्टर के अंदर करंट ऐसे जा रही थी तो करंट सोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट लोगे जो पहले फ्लो कर रही थी। कैपेसिटर अगर लोगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस जिस पोलैरिटी में वोल्टेज डेवलप हुआ है, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप वैसा ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे। तो जनरली क्या होता है, कैपेसिटर हमेशा अपोजिट पोलैरिटी, मतलब जो सप्लाई पोलैरिटी है उसके अपोजिट पोलैरिटी पे चार्ज होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट आ गया। खास बात क्या होती है कि जो कंडीशन 0 नेगेटिव पे होंगी सेम कंडीशन 0 पॉजिटिव पे होती है। समझ में आ गया। यानी कि यही तो यार देखो एक बात समझो, यही तो ट्रांजिएंट, यही तो तुम्हारे एनर्जी स्टोरिंग की क्वालिटी है। मतलब इनर्शियल एलिमेंट में हमेशा कहता हूँ कि जिस प्रकार से फ्लाईव्हील जो होता है मैकेनिकल में एनर्जी को स्टोर करता है और चेंजेस को अपोज करता है, बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो हैं वो भी इनर्शिया काम करते हैं और चेंजेस को अपोज करते हैं। तो 0 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव पे जो भी चेंज आया, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, तो चेंज कितना होगा, चेंज इन करंट या फिर चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू 0 ही रहेगा। समझ में आ रही बात ये। तो यानी कि T0 पॉजिटिव पे जो सिचुएशन होगी और T0 नेगेटिव पे जो सिचुएशन होगी, मतलब स्विच चेंज करने से पहले की जो कंडीशन है बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंडीशन स्विच क्लोज करने पर होंगी। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, इंडक्टर के अंदर का करंट डाई आउट होता जाएगा एंड कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो भी चेंज होता जाएगा, डिपेंड ऑन द जैसी आपने कंडीशन चेंज करी है। ठीक है। सो इसको मैंने और डिटेल में बताया, जाके देख लेना। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में स्विचिंग ट्रांजिएंट वाली लेक्चर्स में कवर कराया, जाके देखना, बहुत अच्छा। मैं लिंक डाल दूंगा इसको भी। ओके तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखा ये पूछा गया है कि इंडक्टर के अंदर आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है बिफोर स्विचिंग एक्शन, मतलब T=0 नेगेटिव से। ठीक है, यानी कि इंडक्टर के अंदर से आई नॉट करंट जा रहा है। तो T0 पॉजिटिव पे क्या होगा, मैंने अभी बताया सेम कंडीशन मेंटेन रहेंगी, तो इंडक्टर विल एक्ट एज अ करंट सोर्स और उसके अंदर आई नॉट करंट ही फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट सोर्स। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत लोगों ने गलत करा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि भैया एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर डज नॉट प्रोड्यूस वोल्टेज आफ्टर इंस्टॉलिंग, तो क्या रीजन हो सकता है। देखो एक बात याद रखो, अगर सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है और वोल्टेज नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। जब भी हम बात करते हैं डीसी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की, तो उसके अंदर हमेशा वोल्टेज का बिल्डअप प्रोसेस होता है। ठीक है, वोल्टेज का बिल्डअप प्रोसेस जो होता है वो सिस्टम के अंदर काम करता है, उसी से वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है। अब 3-4 वजहें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं बन पा रहा अगर वोल्टेज। पहला रीज़न कि रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। दूसरा रीज़न स्पीड कम है क्रिटिकल स्पीड से। समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज़ें हो गई। समझ में आ रहा है। तो अगर हमें वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस फेल हो रहा है तो उसका एक रीज़न होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, और या तो स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम है, या फिर हमने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारी कुछ दिक्कत कर गई है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो 0 है, या फिर हम कह सकते हैं कि
फील्ड का जो फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स वो सपोर्ट नहीं कर रहा है रेसिडुअल फ्लक्स को। समझ में आ रही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें, अब इसमें से देखो आंसर नहीं देना, इसमें कह रहे हैं कि करोगे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर बढ़ाओगे। स्पीड जो देखो स्पीड क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर की स्पीड तो नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज द फील्ड रेजिस्टेंस, इसको भी हम नहीं बढ़ाएंगे। चेक दी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। देन फाइनली रिवर्स द फील्ड कनेक्शन। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि समस्या कहाँ आ रही है। तो सबसे सही तरीका जो है, अगर आपका नहीं कर रहा है तो यानी कि फोर्थ वन, यानी कि जो फील्ड फ्लक्स है, यानी कि जो हम जानते हैं ना, ये अगर हम मशीन की बात करें तो इस पर फील्ड वाइंडिंग की होती है हमने। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है और इनके अंदर का बनने वाला जो रेसिडुअल फ्लक्स है वो एक दूसरे के अगर सपोर्ट में नहीं है तो ये समस्या होगी। तो सिंपल करना क्या है, फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स कर दो। फील्ड वाइंडिंग को जैसे रिवर्स करोगे तो फील्ड फ्लक्स भी रिवर्स हो जाएगा। फील्ड फ्लक्स रिवर्स होगा तो यानी कि वो सपोर्ट करने लगेगा नॉर्मली जो तुम्हारे रेसिडुअल फ्लक्स है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्टेज एंड करंट इन वेरियस ब्रांचेस दे रखी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इज गिवन इन द फॉलोइंग नेटवर्क। हमें जनरेटेड EMF बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सही है, कुछ नहीं करना था, सिंपली यहाँ पे आपको इस वाले लूप में एक क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। अगर इस वाले लूप में एक क्वेश्चन लगाते हैं तो 50 एम्पेयर ये जा रहा है, 2 एम्पेयर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे IA की वैल्यू कितनी हो गई, IA की वैल्यू हो गई 52 एम्पेयर। जस्ट एडअप हो गई, ये दोनों यहाँ से तो निकल रहे हैं, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, तो IA की वैल्यू 52 मिल गई। तो इसमें अगर हम लोग KVL इक्वेशन लगाएं तो EG इक्वल टू कितना होगा, EG इक्वल टू 500 वोल्ट लोड का प्लस 52 इंटू R आर्मेचर प्लस R सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिला दो कितना हो गया, 0.03 प्लस 0.05 कितना हो गया, 0.08 हो गया। तो 500 प्लस 52 इंटू 0.08 सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका 504.16 वोल्ट, ठीक है, ये होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, 2 DC जनरेटर है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इनमें से कह रखे हैं एसेंशियल कंडीशन स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो हमें मस्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कंडीशंस दे रखी हैं। देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर कंडीशन मैच करेंगी, जैसे कि वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। अगर कंडीशन की बात करूं पैरेलल ऑपरेशन के लिए सक्सेसफुली चलाने के लिए, तो पहली कंडीशन होगी एक तो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वोल्टेज, ड्रूप वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन सेम होना चाहिए। चौथा यहाँ पर स्पीड रेगुलेशन जो है प्राइम मूवर का वो भी सेम होना चाहिए। तो देखो जैसे दे रखा है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दे रखा है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया ना इसमें से कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है, जो मस्ट है। देखो जब तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसके अंदर कई ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट तो उनके अंदर आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट वन है, जो सब मतलब इस ऑप्शंस में नहीं, जो पहली कंडीशन होती वो होती सेम ड्रूप वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो इनका वोल्टेज का फॉल आउट है, यानी कि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज गिरेगा, तो इसके अंदर हमारा सेम फीचर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वोल्टेज ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने अपनी DC मशीन के लेक्चर्स में भी कवर करा है, वहाँ पे जाके देखना, काफ़ी हद तक चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग वोल्टेज ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमने लोड करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। तो ये मस्ट बी सेम फॉर बोथ द पैरेलल ऑपरेटिंग जनरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पावर फैक्टर जिस पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था और इसको काफ़ी हद तक लोगों ने सही आंसर दिया है। जनरली हमें क्या लगता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो लैगिंग पे ही ऑपरेट करता है। हम लोग सिंपली हमारी मानसिकता होती है बिकॉज इट इज़ एन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। आप ध्यान रखो, अगर हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड, अगर कोई लोड ही नहीं है, विदाउट लोड अगर लिखा हुआ है, ध्यान रखना विदाउट लोड, तो उस केस में अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर प्योरली मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगी, कोई लॉसेज नहीं होंगे। तो ये ऑप्ट करेगा ZPF, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर, प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर। तभी आपने देखा होगा इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, क्योंकि कोई भी लॉसेज नहीं होंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो IR इक्वल टू 0 जो कंपोनेंट होता है ना, ये होता है एंड ये होता है, एक होता है IR जो कि लॉस मेकिंग कंपोनेंट एंड अदर वन इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो जो नो लोड करंट फ्लो करती है वो लॉस मेकिंग कंपोनेंट, यानी कि जो भी लॉसेज हो रहे हैं, प्लस जो मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत होती है, इनका फेजर सम होती है। अब जब आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो भी करंट तुम डिमांड करोगे वो पूरी की पूरी मैग्नेटाइजिंग होगी एंड जो लॉस में जाएगी वो 0 होगी।
ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट होगी। अब ये जो क्योंकि प्योरली मैग्नेटाइजिंग करंट है तो यानी कि ZPF लैगिंग में ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अगर प्रैक्टिकल की बात करोगे तो विदाउट लोड के कंडीशन के अंदर इसका क्या होगा, हाईली लैगिंग होगा, हाईली लैगिंग। क्यों? क्योंकि अगर लोड नहीं है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तो कुछ लॉसेज होंगे। तो ये जो बिल्कुल यहाँ पे आई मैग्नेटाइजिंग बिल्कुल जो यहाँ पर थी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अब थोड़ा सा लॉस कंपोनेंट आ जाता है। लॉस कंपोनेंट आने से जो आइडियल के केस के अंदर बिल्कुल IM और यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ये फ्लक्स है, इसको बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट, तो IM और I0 एक साथ आ गए थे, इसीलिए वोल्टेज के टर्म्स में अगर देखोगे तो 90 डिग्री पे, इसीलिए मैं कह रहा था 90 डिग्री लैगिंग। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इन दोनों की वजह से I0 थोड़ा सा उठ जाएगा, ये हो गया I0। अब अगर ये I0 हो गया तो दिस शुड बी द पावर फैक्टर एंगल, और ये जो पावर फैक्टर एंगल है ये क्या है, हाईली लैगिंग तो है बट 90 डिग्री नहीं है। समझ में आ रही बात है, ZPF लैगिंग नहीं है, लैगिंग है बट ZPF लैगिंग नहीं है। तो यहाँ से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है हाईली लैगिंग पावर फैक्टर की। तो ये हो गया हाईली लैगिंग पे पावर फैक्टर करेगा अगर लोड के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप लोड पे ऑपरेट कर रहे हो, कोई लोड लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली जो पावर फैक्टर होगा ट्रांसफार्मर का वो डिपेंड करेगा कि लोड का पावर फैक्टर कितना है। ठीक है, तो इट विल डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो यहाँ पर D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 200/100। ठीक है, 200/100 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। अगर इसको हम 40 हर्ट्ज पे चलाते हैं 100 वोल्ट साइड से, तो एक्साइटिंग करंट जो होगी उसको अगर सेम रखते हैं, एक्साइटिंग करंट सेम रखते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज हमारा कितना होना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपको एक बात याद रखनी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है V/F का रेशियो। ये हम लोग इंडक्शन मोटर में ही पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। जब भी कभी भी कहीं किसी सर्किट के अंदर किसी भी कोर में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी होती है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, इट विल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन वोल्ट V/F के रेशियो पे। तो अगर V/F का रेशियो किसी कोर के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो तभी तक यूनिफॉर्म बनी रहेगी जब तक V/F का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारी प्राइम रिक्वायरिटी होती है, प्रायोरिटी होती, सॉरी रिक्वायरिटी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है कि भाई ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो कोर के अंदर फ्लक्स है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहे। क्योंकि अगर डेंसिटी बढ़ी है ना, तो बढ़ने पे अगर ये क्लोज टू 1.5 या 2 टेस्ला हो गई, 2 टाइम्स हो गई, मतलब अगर इसकी डेंसिटी बढ़ के 1.5 या 2 हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 टेस्ला हो गई, तो ऐसे केस में आपका जो ट्रांसफार्मर है या जो भी चीज़ ले रहे हो वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो जैसी इसकी फ्लक्स डेंसिटी अगर 2 टाइम्स हो गई, जितनी ओरिजिनल थी उसके 2 टाइम्स हो गई या 1.5 टाइम्स हो गई, तो वहाँ पे कोर जो होगी वो आपकी डैमेज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमेशा लिमिट में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जनरली जो नॉर्मली सिलिकॉन ट्रांसफार्मर्स होते हैं अच्छे वाले 1.8 टेस्ला के अप्रॉक्स, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया इतने पे आते ही दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, बिकॉज अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो सैचुरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए V/F का रेशियो हमें हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। तो V/F का रेशियो मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे हाँ वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर फ्रिक्वेंसी कम करोगे तो वोल्टेज भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो V/F का रेशियो कांस्टेंट रखना है, इसलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर द एक्साइटिंग करंट। अब देखो हाँ, अगर V/F का रेशियो कांस्टेंट है तो सिंपल सा मतलब है फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो इस फ्लक्स को बनाने के लिए जो एक्साइटिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नेटाइजिंग करंट की, वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो एक्साइटिंग करंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्साइटिंग करंट कांस्टेंट रहने का मतलब है कि हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब V/F के रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, ये हिडन था। समझ में आ रही बात ये। तो अब सिंपल सा क्या करना है, V1/F1 इक्वल टू V2/F2। तो यहाँ में हमें क्या कर पूछा गया है, यहाँ पर 100 वोल्टेज साइड की बात हो रही है। तो अगर 100 वोल्ट हम बना रहे थे, कितने पे, 100 वोल्ट बना रहे थे 50 हर्ट्स पे, तो ये कह रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज कितना होना चाहिए अगर हम लोग 40 हर्ट्स पे चल रहे हैं। तो V2 यहाँ पे लिख लो, सिंपल है। तो इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 80 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, तो 80 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी देखो कितने सारे लोगों ने, मोर देन 75% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। तो अगेन थोड़ा ध्यान से करो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको तुम सिंपल यहाँ पे V/F का रेशियो जो है इसको कांस्टेंट रखना है, ये वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टू स्टेप 120 वोल्ट
AC अप टू 900 वोल्ट AC, टर्न रेशियो कितना होना चाहिए? देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था क्योंकि बहुत बार गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है टर्न रेशियो। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया, एक होता है टर्न रेशियो, टर्न रेशियो होता है तुम्हारा N1/N2, या कह सकते हो प्राइमरी के टर्न्स डिवाइड बाई सेकेंडरी के टर्न्स, सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं। दूसरा होता है ट्रांसफार्मर रेशियो, वो कितना होता है? वो होता है V2/V1, सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी का वोल्टेज, यानी कि N2/N1, यानी कि सेकेंडरी के टर्न्स डिवाइड बाई प्राइमरी के टर्न्स। तो जब भी तुमसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर, लिख ले रहा हूँ, ट्रांसफार्मर रेशियो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा जा रहा है तो वो तुम्हें V2/V1 होता है। टर्न रेशियो हमेशा N1/N2 होता है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर N1/N2 इक्वल टू हमें कितना करना है, 120 वोल्ट को कन्वर्ट करना है 900 वोल्ट में, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है N1/N2 का रेशियो कितना होगा, तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, D1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.13, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया जीनर डायोड हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जीनर डायोड बेसिकली क्या होती है, जीनर डायोड का इस्तेमाल जो होता है, मेनली इसका इस्तेमाल हम लोग फॉरवर्ड बायस में तो करते ही करते हो, वो तो नॉर्मल डायोड का भी कर सकते हो। जीनर डायोड जानी जाती है जीनर ब्रेकडाउन के लिए, जीनर ब्रेकडाउन। नॉर्मल डायोड के अंदर होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन खास बात क्या होती है, एक बार होगा तो डायोड तुम्हारी जो कि चौपट हो जाएगी, मतलब खराब हो गई, डैमेज हो गई। जीनर ब्रेकडाउन जब होता है तो इस पर्टिकुलर डायोड को हम लोग वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। तो जीनर डायोड का इस्तेमाल करा जाता है जब हमें जीनर ब्रेकडाउन की ज़रूरत होती है, और ये कराया जाता है, हम लोग मेनली इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। आपने पढ़ा होगा वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट में। तो जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड कहाँ इस्तेमाल होती है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। तो स्टेबलाइजेशन के अंदर स्पेशली हम लोग जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, इन सब में हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो जीनर का जो मेन इस्तेमाल है वो करा जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए। अच्छा, जीनर ब्रेकडाउन बनाओगे कैसे? तो जीनर ब्रेकडाउन सॉरी जीनर डायोड बनाओगे कैसे? जीनर डायोड बनाने के लिए जो नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड होती है, इसको पकड़ो और इसको हैवली डोप्ड कर दो। हैवली डोप्ड मतलब खूब सारी इसके अंदर डोपिंग कर दो, ठीक है। तो हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं वो जीनर डायोड बनते हैं, और जो लाइटली डोप्ड होते हैं वो नॉर्मल हम लोग डायोड का इस्तेमाल जैसे करते हैं नॉर्मली, वही, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पूछा गया था कि भैया इन सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ध्यान से समझ लो, सिंगल फेज है और फुल वेव का कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। तो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज हमें कब मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कब मिलेगा, कंडक्शन एंगल के बारे में जानकारी ली गई है। तो अगर अब देखो एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना, मान के चलते हैं हमारी ये पूरी साइकिल है। अब अगर तुम इसको, जो हमारा थायरिस्टर होता है, देखो फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर है, कंट्रोल्ड जो वर्ड यूज़ करा गया इसका मतलब हम लोग SCR का इस्तेमाल कर रहे हैं। SCR मतलब फायरिंग एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, फायरिंग एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मान के चलते हैं SCR अगर है तो फायरिंग एंगल अल्फा क्या करता है, अल्फा ये बताता है कि कितनी देर बाद से कंडक्शन करना है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव साइकिल है, अगर अल्फा 30 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो डायोड है, वो जो SCR है, वो 30 डिग्री के बाद से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो 30 डिग्री से ऑन करोगे तो ये वाली साइकिल ऐसे करके ट्रेस हो जाती है, ठीक है, और उससे पहले की साइकिल कट हो जाती है। तो अल्फा ये बताता है कि कितनी देर बाद, कितने एंगल बाद, सॉरी एंगल ले लो, कितने एंगल के बाद जाके तुम्हारा कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और बीटा एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन एंगल। अल्फा हो गया फायरिंग एंगल और ये हो गया कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल ये बताता है कि कितनी देर, कितने एंगल कंडक्ट करा तुम्हारी डायोड ने, कितने एंगल कंडक्ट करा, समझ में आ रही बात ये। तो कितने एंगल के बाद कंडक्ट करा ये बताएगा फायरिंग एंगल, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और कितनी एंगल कंडक्ट करा, कितनी देर तक कंडक्ट करा, ठीक है, कब तक कंडक्ट करा, ये बताता है तुम्हारा बीटा, कंडक्शन एंगल। तो जनरली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें चाहिए मिनिमम वोल्टेज। तो यही साइकिल पकड़ो, ठीक है, ये साइकिल पकड़ लेते हैं। अब हमें मिनिमम वोल्टेज चाहिए, तो मिनिमम वोल्टेज कब मिलेगा कि जब ये पूरी की पूरी साइकिल अपने ऊपर से हम पास होने दें, कंडक्ट ही ना करें, यानी कि यहाँ पे जाके कहीं ट्रिगरिंग करें। तो अगर अल्फा हमारा 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो पूरी साइकिल पार हो जाएगी, हमने ऑन ही नहीं करी। तो अगर अल्फा 180 डिग्री हो गया तो डायोड ने कंडक्ट कितनी देर करा, 0 डिग्री, बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करा पूरी साइकिल में। और अल्फा प्लस
बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वहाँ से भी हम इसको कह सकते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो अगर आप चाहते हो कि तुम्हें मिनिमम आउटपुट वोल्टेज मिले तो उसके लिए फायरिंग एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और कंडक्शन एंगल कितना होना चाहिए, मतलब कितनी देर डायोड कंडक्ट करे, कितने एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मिनिमम आउटपुट के लिए 0 डिग्री, अब 0 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही दिख रहा होगा, A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा कह रहे हैं मैक्सिमम आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट तब मिलेगा जब ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज वेव फॉर्म है, इस पूरे वोल्टेज वेव फॉर्म को हम खाएं, पूरे को कंडक्ट करें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हम यहीं पे अपना ट्रिगर कर लें, तो अल्फा इक्वल टू 0 पर फायरिंग एंगल हो, ताकि हम लोग पूरी की पूरी साइकिल को खा सकें। तो अगर पूरी साइकिल खाओगे तो मतलब कितनी देर तक ऑन रहा, बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो पूरा का पूरा 180 डिग्री हमारा SCR ने कंडक्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पर A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखना। गलती क्या होती है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिन लोगों ने गलती करी, गलती होती है इन दोनों ऑप्शंस में। तो जनरली क्या होता है, हम लोग अल्फा और बीटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए अल्फा ये बताएगा कब से कंडक्ट करना है, और बीटा ये बताएगा कितनी देर तक, कब तक कंडक्ट करा गया, कितना तक कंडक्ट करा हमने, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अब सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करती है एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमी कंडक्टर पे, कि भाई उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। मतलब इम्प्योरिटी कैसी हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो देखो रेजिस्टेंस की अगर बात होती तो ये लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ये सब पिक्चर के अंदर आता, या वॉल्यूम आता। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी हमेशा जो होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे अगर एक वायर की बात करते हैं, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, प्लस उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी की जब बात होती है, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो होती है मतलब हिडन नेचर कैसा है अंदर से, तो वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टिविटी। और डायमेंशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है L/A। समझ में आ रही है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इसको। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जब बात हो रही है रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी इट इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये एटॉमिक नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने सही ऑप्शन दिया था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट 9 की। उसको ज्वाइन करने के लिए सुपर प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वीकली हम लोग इसमें टेस्ट लेते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। फ़ायदा ये है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट ही तुम्हें बताएगा कि तुम प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो जैसे वो ना श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को कमरे में बैठ के नहीं दी, क्यों? क्योंकि कमरे में उनकी जो सोच है बड़ी सीमित है। अर्जुन को लगता है कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर है और वो इमोशनली बड़ा स्टेबल है, लेकिन जैसे ही वो फील्ड पे उतरा, तो जो फील्ड का प्रेशर होता है, जो एग्जाम का प्रेशर है ना, उसमें अर्जुन को पता चला कि वो क्या कमियां हैं। तो वो कमी आपको पेपर लड़ाई के युद्ध मैदान में जाके ना हो, उसको पहले ही टैकल कर लो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मॉक टेस्ट देते रहें, ताकि आपको पता रहे कि प्रेशर में तुम कैसे परफॉर्म करोगे जब वो घड़ी चल रही होगी, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ PDF नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें बेनिफिट हैं। तो इसको आप ज्वाइन करें, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।